शब्द जब जब भगत सिंह बनकर आए हैं, विचारों ने क्रांति की है। वे तो कहते थे क्रांति तो विचारों की शान पर तेज होती है। वे तो कहते थे हम फांसी के फंदे को विचार का मंच बना देंगे। वे तो कहते थे हम इंसान द्वारा इंसान के खून बहाए जाने के ही खिलाफ हैं। काल के गाल में असंख्य योद्धा समा गए, हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए, पर आज भी अमर है क्रांति दृष्टा विचारक दार्शनिक शहीदों के शहजादे मृत्युंजय भगत सिंह। मृत्युंजय भगत सिंह जो आज सिर्फ एक नाम नहीं एक विचार है, वे विचार जो आज भी दिल और दिमागों में आग लगाया करते हैं। 23 मार्च 1931 की वासंती सांझ 5 बज रहे थे। भारी बूटों के चलने की आवाज भगत सिंह की कोठरी पर आकर ठिठक गई। 3 फंदे, तीनों वीर धम से उसके नीचे आकर खड़े हुए। बीच में सदैव की तरह भगत सिंह, आसपास राजगुरु सुखदेव, तीनों ने एक साथ गर्जना की, सिंह गर्जना। हमने भगत सिंह, तुमने भगत सिंह, किसमें नहीं है यहाँ भगत सिंह। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी देखो वहाँ भगत सिंह। हर नौजवान भगत सिंह, भगत सिंह, कुल हिंदुस्तान भगत सिंह। कौन कहता है मर गए ये लोग, कौन कहता है मर गए ये लोग, कौम को जिंदा कर गए ये लोग। विचारों की सुगंध आज भी है सतलुज के किनारे, जहां ये देह जली थी। ये देह सिर्फ देह ही नहीं, सुगंध, सुगंध जो अमिट है, सुगंध जो असीम है, सुगंध जो अनंत है। इसी फांसी के ठीक 23 बरस 5 माह 27 दिन पूर्व जन्म हुआ था इस सुगंध का। पंजाब के महान क्रांतिकारी परिवार का यह दिन जश्न का दिन था। 28 सितंबर 1907 बंगा गांव, चक नंबर 105, जर्रानवाला तहसील, जिला लायलपुर, अब पाकिस्तान में सुबह सुबह जन्मा था नन्हा वीर। भगत सिंह का घर घर नहीं, क्रांति की पाठशाला था। आजादी के दीवानों का गढ़। क्रांतिकारियों की फौज, वह भी इस एक ही घर में। दरो दीवार अगर बोल सकती तो चीख चीख करके कहती कि क्रांति यहीं से जन्मी। सतलुज भी गवाह इस शहादत के तीर थे। ठीक इसी दिन पिता सरदार किशन सिंह 50,000 की जमानत पर, अजीत सिंह अंग्रेजों की मांडले जेल से और चाचा स्वर्ण सिंह चीफ कोर्ट से रिहा हुए। मां विद्यावती को दुनिया ने भागो वाली और बच्चे को भागो वाला कहा। दादी जयकोर ने नाम दिया भगत सिंह। वे 2.5 बरस के थे। चाचा खेत पर गए। चाचा किसान से बात करने में लगे। नन्हे भगत सिंह गायब। दोनों खोजने भागे। देखा वो कुछ हो रहा है। क्या कर रहे हो नन्हे किसान? तुतलाते हुए बोले, बंबू के बो रहा हूं, बड़ा होकर अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। क्रांति अपना बचपन बो रही थी। तेरह अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हो गया। कांग्रेस ने तय किया बैसाखी की दोपहर यहां एक आम सभा होगी। सभा शुरू हुए कुछ क्षण ही बीते होंगे, अचानक जनरल डायर वहां हथियार बंद टुकड़ी के साथ पहुंचे। भीड़ को तितर बितर करने के आदेश दिए बगैर उसने निर्दोष, निहत्थी, निरी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया।
मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई, लाशों पर लाशों का अंबार, जख्मियों का ढेर, बाहर जाने का एक रास्ता और वह भी बंद। बाद में उसने खुद कहा, मैं लोगों में आतंक और अंग्रेजी राज की दहशत पैदा करना चाहता था। जान बचाने भागे स्त्री बच्चे पैरों तले कुचले गए, गोलियों की धाय धाय में चीखें भी दब गई। अंग्रेज सरकार कहती थी 390 लोग मारे गए, क्रांतिकारी कहते थे 1000। ना वकील, ना अपील, ना दलील, सारा भारत इन्हीं शब्दों में रोलेट एक्ट की मुखालफत करता था। रोलेट एक्ट ही वह शांति की जड़ था जिसका मर्मनाक दृश्य दुनिया ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखा। खुद विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जलियांवाला बाग ब्रिटेन के इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के बाद सबसे बड़ा है। भगत सिंह महज 12 साल के थे। एक दिन वे स्कूल के लिए तो चले, पर फिर लौटकर घर ना आए। जलियांवाला बाग की खून से भीगी हुई मिट्टी निकली। खून खून को पहचान रहा था, खून खून को पुकार रहा था, खून खून को पूज रहा था। यक बयक गोरखपुर के चोरी चोरा गांव में कांग्रेस की एक उत्तेजित भीड़ ने 21 सिपाही और थानेदारों को थाने में बंद कर आग लगाई। इस घटना से दुखी होकर बापू ने देश का आंदोलन स्थगित कर दिया और खुद आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी के आंदोलन का यकायक स्थगन वह भी तब जब पूरा देश जोशो उफान पर था। भगत सिंह को कुछ अच्छा नहीं लगा। हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व शुरू हुआ। इस एक द्वंद्व में भगत सिंह की मशाल बने करतार सिंह सराफ। जब 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तब एक पंजाबी नवयुवक ने यह प्रण किया था कि इसका बदला हम लेकर रहेंगे। भगत सिंह घर छोड़ कानपुर भाग गए। कानपुर क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। महान पत्रकार, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी असंख्य क्रांतिकारियों के निर्माता थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, योगेश चंद्र चटर्जी, बटुकेश्वर दत्त, कॉमरेड अजय घोष जैसे महान नामों के संपर्क में यहीं आए भगत सिंह। भगत सिंह को प्रताप के संपादन विभाग में काम मिला। एक छोटी सी कोठरी में रहते थे वे। बलवंत सिंह, अर्जुन सिंह आदि अनेक छद्म नामों से उन्होंने असंख्य लेख लिखे। उनके लिखे ज्यादातर लेख खून खौला देने वाले होते थे। भगत सिंह अपनी बात बेहद सहज सरल भाषा में कहते थे। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, मगर वे हिंदी में लिखते थे। भगत सिंह यहाँ अज्ञातवास करने आए तो मेरे पितामह ने उनकी भेंट चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों से कानपुर में कराई। प्रताप प्रेस के नीचे पंडित शिवनारायण मिश्र का प्रकाश औषधालय था, जो आज एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। वहां पर औषधियों के नाम पर च्यवनप्राश बनाने की कढ़ाई रखी रहती थी, लेकिन बनते थे नीली शीशियों में बम, और वो विस्फोटक सामग्री का उपयोग करते थे ये क्रांतिकारी। भगत सिंह ने जो 10 मास अज्ञातवास के बिताए, वो उन्होंने कंपोजिटर और मशीन मैन के रूप में काम किया प्रताप में, अर्जुन सिंह के छद्म नाम से। लेकिन अर्जुन सिंह के छद्म नाम से काम करने के साथ साथ उनकी पिस्तौल और उनके हथियार भी उनके साथ रहते थे। उन्होंने अपनी हिंदी और संस्कृत भी परिष्कृत की और इस तरह कभी कंपोजिटर, कभी मशीन मैन और कभी रिपोर्टर बने भगत सिंह। चांद का फांसी अंक संपादित कर 10 माह के इस अज्ञातवास में पत्रकार बने भगत सिंह लाहौर चले गए। अब तक पुलिस की निगाह में वे एक खतरनाक लेखक और क्रांतिकारी हो चले थे। लाहौर में कीर्ति अखबार के दफ्तर से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण स्वयं भगत सिंह को भी पता नहीं चला। अदालत में जाने पर पता चला, लाहौर में दशहरे को जो बमकांड हुआ था उसमें भगत सिंह का हाथ था। भगत सिंह जैसे उच्च आदर्श वाले क्रांतिकारी ऐसा काम सपने में भी सोच नहीं सकते थे। स्पष्ट था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा था। जब भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी थी, जेल ने उन्हें तप्त स्वर्ण सा निखार दिया। 30 अक्टूबर 1928
सारा देश साइमन कमीशन के खिलाफ खड़ा था। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कमीशन लाहौर आया। लाहौर में प्रदर्शन भगत सिंह के दल भारत नौजवान सभा के नेतृत्व में हो रहा था। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अगुवाई के लिए ले आए। भीड़ अपार थी। लाहौर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट अपने अफसरों के साथ स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने मौके की नजाकत भांपी। अपने विश्वसनीय पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सैंडर्स को लाठीचार्ज का आदेश दिया। सैंडर्स ने आओ देखा न ताओ पंजाब केसरी के सिर पर लाठी से वार कर दिया। उसे वही सबकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहा। उसने जड़ पर ही हमला करना उचित समझा। भीड़ एक सभा में बदल। लाला जी को गहरी चोट आई, पर चोट जितनी शारीरिक थी उससे भी ज्यादा कहीं मानसिक पीड़ा इस बात की थी कि 33 करोड़ जनता के नेता को एक दोयम दर्जे के पुलिस अफसर ने बेरहमी से मारा। उन्होंने चोट खाकर गिरने से पहले कहा था, मैं घोषणा करता हूं कि जो चोट मुझ पर पड़ी है वह भारत में अंग्रेजी शासन के कफन की आखिरी कील साबित हुई। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। वे शहीद हुए। उनकी मौत से सारे देश में शोक की लहर दौड़ी। साथ ही अंग्रेजों के विरोध में क्रोध का जहर भी फैल गया। भगत सिंह ने वक्त की नजाकत को अपनी क्रांति दृष्टा, अपनी भविष्य दृष्टा आंखों से भांप लिया। उन्होंने दल के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव था लाला जी की हत्या का बदला। 17 दिसंबर 1928 राजगुरु पैदल, भगत सिंह दल के कमांडर चंद्रशेखर आजाद के साथ साइकिल पर। भगत सिंह और राजगुरु बिजली की तरह तेजी से झपटे और सैंडर्स का पल भर में वध हो गया। आजाद ने पीछा करने वाले सिपाही का काम कमाया। खुली सड़क पर दिन दहाड़े पुलिस अफसर की हत्या। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सांप सूंघ गया। सैंडर्स वध के समय सभी क्रांतिकारी लाहौर में थे। सभी को खतरा था, खासकर भगत सिंह को। लाहौर दशहरा कांड में पुलिस उन्हें पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस के पास उनका फोटोग्राफ था। आजाद ने योजना बनाई और कलकत्ता मेल से भगत सिंह फेल्ट हेट लगाकर एक साहब बने। दुर्गा भाभी साहब की पत्नी बनी। साथ में नन्हा सा बालक शची और मेले कुचेले वस्त्र पहने नौकर बना राजू। कलकत्ता चले। कलकत्ता में जैसे भगत सिंह का भावी भविष्य तैयार हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला का कथन भगत सिंह के मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहा था। देश समझौते की ओर बढ़ रहा था। तब बड़े बड़े नेता अपने को बचाने के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण अपना रहे थे। तब भगत सिंह ने अपने आप को बलिदान कर इस निर्णय को उलट देने का निर्णय लिया। आठ अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली भवन जा पहुंचे। जैसे ही सर जॉर्ज शुल्टर ने असेंबली को सूचित किया कि वाइसराय ने बिल पेश कर दिया है, भगत सिंह और दत्त उठ खड़े हुए। पहला बम भगत सिंह ने फेंका, दूसरा दत्त ने। धड़ाका इतनी जोर से हुआ कि लोगों के कान के पर्दे हिल गए। भगत सिंह ने रिवाल्वर निकाला, हवा में 2 फायर किए और लाल पर्चे बिखेर दिए। पर्चे का शीर्षक था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। बमों का धुआं जब साफ हुआ तो हाउस खाली हो चुका था। केवल कुछ सदस्य अपनी जगह बैठे थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। भगत सिंह के चेहरे पर गहरा तनाव था। प्रत्यक्षदर्शी आसफ अली के शब्दों में उन्होंने पुलिस कप्तान मिस्टर जॉनसन से कहा, चिंता मत करो, हम सारे संसार को बता देंगे ये हमने किया है और क्यों किया यह भी। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांतिकारी शहीद वेला के अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। संसार के इतिहास में अनेकों बार इस ज्वलंत सच्चाई की घोषणा हुई है कि आप व्यक्तियों की हत्या कर सकते हैं, विचारों की नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए पर विचार आज भी जीवित हैं। फ्रांस के ब्रुआ और रूस के जार सब चले गए, जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे ही बढ़ते चले गए। हमें स्वीकार करते हुए खेद होता है कि हम लोग जो मनुष्य के जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं, हम जो बड़े बड़े उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं जिसमें मनुष्य पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, उन्हें भी कभी कभी मानव रथ बहाना पड़ता है। क्रांति की देवी का अभिषेक करने के लिए जो सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगी, कुछ व्यक्तियों का बलिदान होना आवश्यक है। तभी मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण असंभव हो सके। हस्ताक्षर बलराज, कमांडर इन चीफ यानी चंद्रशेखर आजाद।
जाती। किसी की भी हत्या करना हमारा इरादा नहीं है, द्वेष शब्द निकाल लीजिए बस। इसी दरमियान 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद एक विश्वासघाती के कारण शहादत को प्राप्त हो गए। 23 मार्च 1931 की सांझ लाहौर सेंट्रल जेल में दुनिया के सारे जेल नियम और कानूनों को तोड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी पार्टी विचारक और चिंतकों की पार्टी थी, जिसमें शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, मनमथ नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, तो यशपाल और सुखदेव जैसे चिंतक और विचारक थे। भगत सिंह ने जेल में बैठकर अपनी डायरी में अपनी राजनीतिक प्रौढ़ता, विद्वत्ता की अनेक टिप्पणियां की। उनकी अध्ययनशीलता, उनकी तर्क शक्ति, उनकी निर्भयता, उनकी तेजस्विता, उनकी ओजस्विता और मृत्यु के प्रति निर्लिप्तता उनकी क्रांति दृष्टि से भरपूर है। उनकी जेल में यह डायरी उनकी तर्क शक्ति भी दिखाती है। भगत सिंह की जेल में लिखी किताबें, उनके बयान, उनके पत्र, बहादुर शाह जफर से लेकर लोकमान्य तिलक, गांधी और मौलाना आजाद के बयानों, पत्र और दस्तावेज की तरह आने वाली पीढ़ियों के नाम एक वसीयत है, एक दस्तावेज है। 23 मार्च 1931 वही वासंती सांझ, संसार भर के जेल नियमों के विरुद्ध सुबह के बजाय शाम को भारत के कार्ल मार्क्स, डॉन ब्रेन, मनुष्यों के मनुष्य, शहीदों के शहजादे भगत सिंह को फांसी घर में लाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा और खुद ही फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी लाश चोरी छुपे फिरोजपुर के निकट सतलुज नदी के किनारे पेट्रोल डालकर जला दी। जली अजली दशा में ही नदी में बहा भी दी, मगर क्या वे उनके विचारों को जला या बहा पाए? नहीं, उनके विचार आज भी दिल और दिमागों में आग लगाया करते हैं। उन्होंने कहा था कि फांसी मेरे लिए सर्वोच्च पुरस्कार है और मैं उसे पाने जा रहा हूं। वे सोचते हैं कि मेरे शरीर को खत्म कर हम में भगत सिंह, तुम में भगत सिंह, किस में नहीं है यहाँ भगत सिंह। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी देखो वहाँ भगत सिंह। हर नौजवान भगत सिंह, भगत सिंह, कुल हिंदुस्तान भगत सिंह, भगत सिंह, भारत की शान भगत सिंह, वीरों की आन भगत सिंह। हिंद का हमदम जिंदाबाद, आग का मौसम जिंदाबाद, क्रांति की सरगम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।